नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका डेल यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और देखिए, अगर आप एक CS एस्पिरेंट है DU के, तो आप एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ सकते हैं और सारी डिटेल्स आप नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपकी बाद में जाकर के हेल्प हो सके एडमिशन के टाइम पर। सो देखिए, अगर मैं अभी की बात करूं तो आपके CUET के एंट्रेंस टेस्ट हो चुके हैं, एक दो बचे हुए वो भी हो जाएंगे। एंड देन इसके बाद आपका डेल यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो रिलीज़ होने वाला है। अब देखिए, DU के फॉर्म का नाम है CSES, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट CSES के नाम से डर जाते हैं, तो भाई डरना बिल्कुल नहीं है। CSES बहुत ही एक बेसिक नाम है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। DU के फॉर्म को ही CSES बोला जाता है, डरने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि CSES के जो फॉर्म्स है वो कब आते हैं। तो CSES के जो फॉर्म्स है वो आते हैं आपके CUET के रिजल्ट के आसपास। चाहे फिर आप इस वीडियो को अब देख रहे हो, 1 साल के बाद देख रहे हो, 2 साल के बाद देख रहे हो, एडमिशन प्रोसेस सेम रहने वाला है और आपके CUET डेल यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स की जो डेट्स हैं वो भी लगभग सेम ही रहने वाली हैं। तो जब भी आपका CUET का रिजल्ट आता है उसके आसपास ही DU के फॉर्म्स आते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस बार के इस सेशन की, तो आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है 30 जून के आसपास। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये CUET के बुलेटिन के अंदर मेंशन किया गया है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो 30 जून के आसपास आपका रिजल्ट आएगा एंड उसी के आसपास आपके जो डेल यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स हैं वो भी रिलीज होंगे। अब देखिए, जैसे ही DU के फॉर्म्स रिलीज होते हैं आपको क्या करना है, आपको उनकी वेबसाइट ओपन करनी है एंड वहाँ पर आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपसे मांगता है वो आपके CUET का एप्लीकेशन नंबर मांगता है। अगर आपने CUET नहीं दिया है तो DU का फॉर्म किसी भी तरह से आप फिल नहीं कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपना CUET का जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालना है और उससे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करोगे आपके पास एक लॉगिन ID एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। लॉगिन ID एंड पासवर्ड जनरेट होते ही आपको दोबारा से पोर्टल ओपन करना है, वहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने पोर्टल का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब देखिए, आपका जो DU का फॉर्म है वो CUET से लिंक हो चुका है क्योंकि आपने CUET का एप्लीकेशन नंबर वहाँ पर डाला है। तो आपके CUET की जो बेसिक डिटेल्स थी वो DU के फॉर्म के अंदर ऑलरेडी आ जाएंगी, जैसे आपका नाम वगैरह हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये बेसिक डिटेल्स अपने आप वहाँ पर फिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, DU का फॉर्म बेसिकली 3 फेजेस के अंदर चलता है। सबसे पहला फेज 1 जो कि आपका शुरू होता है आपके CUET रिजल्ट्स के आसपास। फेज 1 के अंदर आपको बेसिक डिटेल्स कुछ फिल करनी होती हैं, कुछ ऑलरेडी फिल हो जाती हैं और वो आपका फेज 1 वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद CUET के फॉर्म्स थोड़े दिनों के लिए क्लोज कर दिए जाते हैं, फिर दोबारा से कुछ दिनों के बाद ओपन होते हैं एंड फिर वहाँ पर आपको आपका फेज 2 देखने को मिलता है। फेज 2 का क्या मतलब है? फेज 2 के अंदर कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, जैसे कि आपको सब्जेक्ट मैपिंग करनी है। सब्जेक्ट मैपिंग का क्या मतलब है कि भाई जो भी आपने डोमेन्स दिए हैं, जो आपने लैंग्वेज दी है, जो भी टेस्ट आपने दिए CUET के अंदर, वो टेस्ट आपने आपके 12th क्लास के अंदर भी पढ़े हैं। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिखेंगे वो टेस्ट जो आपने CUET के अंदर दिए हैं एंड राइट हैंड साइड पर आपको ब्लैंक बॉक्स दिखेंगे। तो उन ब्लैंक बॉक्स के अंदर आपको उन सब्जेक्ट्स को टिक करना है कि भाई हाँ, ये वाला सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। फिर सेकंड में आएंगे, फिर हाँ, ये वाला सब्जेक्ट मैंने पढ़ा हुआ है। तो जनरल टेस्ट को छोड़ करके बाकी जो भी टेस्ट आपने दिए हैं वो अपने 12th क्लास के अंदर पढ़े होने चाहिए, तभी आपका फॉर्म नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच पाएगा। वरना फिर आपको मतलब मान लीजिए नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच भी जाए बट DU आपको कंसीडर नहीं करेगा उस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो वही टेस्ट आपको देने हैं CUET के अंदर जो अपने 12th क्लास के अंदर पढ़े हुए हो। तो ये सेकंड जो फेज है उसके अंदर स्टेप आता है आपका सब्जेक्ट मैपिंग का। सब्जेक्ट मैपिंग के बाद फिर आपको वहाँ पर प्रेफरेंसेस फिल करनी होती हैं। अब देखिए, पहले ऐसा DU के अंदर नहीं होता था। पहले क्या होता था, जब 12th क्लास के मार्क्स के बेस पर एडमिशन होता था कि अपने 12th क्लास के अंदर कितना भी स्कोर किया है और वहाँ पर फिर आपकी कट ऑफ्स आती थी कि भाई इस कॉलेज के अंदर इस कोर्स के लिए इतनी कट ऑफ लगी है, अगर आपके 12th क्लास के अंदर इतने परसेंटेज मार्क्स आए हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हिंदू कॉलेज के अंदर पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ थी वो 100% तक गई थी। तो अगर आपने 12th क्लास के अंदर 100% स्कोर किया है बेस्ट ऑफ 4 के अंदर, तो आप हिंदू कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर फर्स्ट कट ऑफ के अंदर जनरल स्टूडेंट है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से कट ऑफ्स आया करती थी, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इस तरह की कोई कट ऑफ नहीं आती है। अब यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब क्या होता है, अब देखिए, सेकंड आपके फेज के अंदर ही फिर आपको वहाँ पर जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपको देखने को मिलती है, आपको प्रेफरेंसेस फिल करनी होती है। मेरी पहली प्रेफरेंस है हिंदू कॉलेज का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। सेकंड प्रेफरेंस है हिंदू कॉलेज के अंदर हिस्ट्री ऑनर्स करना है मुझे। थर्ड प्रेफरेंस है, मान लीजिए आपने स्टीफंस कॉलेज के अंदर हिस्ट्री ऑनर्स डाल दिया। फोर्थ प्रेफरेंस मान लीजिए आपने हंसराज कॉलेज डाल दिया। फिफ्थ प्रेफरेंस आपने हंसराज का ही कोई दूसरा कोर्स डाल दिया। तो आपको पूरी प्रेफरेंसेज टॉप से लेकर बॉटम तक फिल करनी होती है और फिर जाकर के आपका जो सेकंड फेज है वो कंप्लीट हो जाता है, राइट। आपने सब्जेक्ट मैपिंग कर ली, आपने प्रेफरेंसेस फिल कर ली, तो सेकंड फेज जो है आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका थर्ड फेज।
अब थर्ड फेज के अंदर जब आप लॉगिन करते हैं अपने पोर्टल पर तो वो होता है आपका फाइनल फेज, जहां पर आपको फाइनल एडमिशन मिलता है डीयू के अंदर। अब जब थर्ड फेज आपका होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको एक कॉलेज का नाम दिख रहा होगा कि भाई आपका जो भी सीयूटी के अंदर स्कोर आया है उस स्कोर के बेसिस पर जो भी आपने प्रेफरेंसेस फिल की थी टॉप से लेकर बॉटम तक, उन प्रेफरेंसेस की कौन सी प्रायोरिटी आपको मिल रही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने प्रेफरेंस जो फिल की थी उसकी 10th प्रायोरिटी जो थी, 10th प्रेफरेंस जो थी वो आपको मिल रही है आपके सीयूटी के स्कोर्स के बेसिस पर। तो आपको सिर्फ एक कॉलेज का नाम शो होगा कि भाई दयाल सिंह कॉलेज के अंदर ये कोर्स आपको मिल रहा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई पे आप क्लिक कर सकते हैं। आपको सिंपली एक बटन प्रेस करना है अप्लाई का, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। अगर आप जनरल है, फोटो सिग्नेचर प्लस 10th एंड 12th की मार्कशीट, दैट्स ऑल, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो तो फोटो सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट प्लस रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट, ये चाहिए। अगर मान लीजिए आप ईसी या स्पोर्ट्स भी कर रहे हो तो फोटो सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट प्लस आपका एक डॉक्यूमेंट जो भी स्पोर्ट्स है ईसी से है वो चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो जब थर्ड फेज आता है आप किसी भी कॉलेज के अंदर अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो फिर आपको एक फीस पेमेंट करनी होती है। जैसे आप फीस पेमेंट करते हो तो आपका जो फाइनल एडमिशन है उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर हो जाता है और इतना ही प्रोसेस है, ठीक है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है लास्ट में, वो ध्यान सुनो। अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल मेरिट लिस्ट आती है। पहली मेरिट लिस्ट आएगी, फिर मान लीजिए 10 दिन के बाद दूसरी मेरिट लिस्ट आ रही है, फिर कुछ टाइम बाद फिर तीसरी मेरिट लिस्ट आ रही है। तो इस तरह से मेरिट लिस्ट जो है वो डिफरेंट आते रहते हैं डीयू के अंदर। अब मान लीजिए अगर आपको पहली मेरिट लिस्ट के अंदर आपको कोई कॉलेज मिल गया जो कि आपकी 10th प्रेफरेंस का था, 10th प्रायोरिटी का था, उसके ऊपर आपकी नो प्रायोरिटीज़ और भी हैं, नो प्रेफरेंसेज अलग अलग कॉलेज के अलग अलग कोर्सेज की और भी है। अगर आपको लगता है कि यार मुझे नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जब आएगी तो मुझे कहीं पर भी एडमिशन नहीं चाहिए, इसी कॉलेज से मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ, मुझे इस कॉलेज के अलावा कहीं एडमिशन नहीं चाहिए, 10th प्रेफरेंस मिल गई लेकिन मैं खुश हूँ यार, मुझे कोई मतलब नहीं दूसरे कॉलेज से, तो आप अपने एडमिशन को फ्रीज कर सकते हैं। वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फ्रीज करने का। आपने फ्रीज कर दिया, आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर कोई भी दूसरा कॉलेज शो नहीं होगा, आपका एडमिशन के अंदर फाइनल हो गया है, आपको बस इसी कॉलेज के अंदर पढ़ाई करनी है अपनी 3-4 साल, ठीक है। तो ये हो गया। बट अगर आपको लगता है कि यार 10th प्रेफरेंस वाला कॉलेज इतना बढ़िया कॉलेज नहीं है, मुझे तो कोई और अच्छा कॉलेज चाहिए था, मुझे मेरी 9th या 8th या 7th प्रायोरिटी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होता, तो आप वहाँ पर अपग्रेड के बटन पे क्लिक कर सकते हैं कि भाई जब भी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी अगर मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है, मुझे कोई ऊपर वाली प्रायोरिटी का कॉलेज मिल रहा है तो मुझे शिफ्ट किया जाए। तो जब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, मान लीजिए आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल गया तो आपको अपर कॉलेज के अंदर, अपर प्रेफरेंस के अंदर आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको जो एडमिशन होगा पिछले कॉलेज से दूसरे कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा और आपकी जो फीस होगी वो भी ट्रांसफर हो जाएगी और वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट यहाँ पर एक और ट्विस्ट है कि अगर आपने अपग्रेड किया और आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल गया बट आप चाहते हो यार नहीं यार अब मुझे नहीं लेना, मुझे तो पहले वाले कॉलेज में ही रखना है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अगर अपग्रेड पे क्लिक किया और कोई कॉलेज मिला तो आपको डेफिनेटली एडमिशन उस कॉलेज के अंदर लेना पड़ेगा। और अगर आपको अपग्रेड करने के बाद कोई कॉलेज ना मिले तो जो पहले वाला कॉलेज था वो तो आपके लिए पूरी तरह से सेफ रहने वाला है, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो ये होता है फ्रीज एंड अपग्रेड का ऑप्शंस जो आपको देखने को मिलने वाला है आपके फाइनल एडमिशन के टाइम पर। और इस तरह से जाकर के आपका जो एडमिशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने अपनी प्रेफरेंसेस ही गलत फिल कर दी, मान लीजिए आपको जो टॉप प्रेफरेंस फिल करनी थी वो आपने कुछ और कर दी और आपको जो बाद में करनी चाहिए थी वो आपने ऊपर कर दी, नीचे वाली ऊपर कर दी, कुछ भी आपने कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले स्टीफन्स, हिंदू, हंसराज इस तरह से लगाया और 4th प्रेफरेंस पे किसी ने आपको बोल दिया दयाल सिंह अच्छा कॉलेज, आपके किसी सीनियर ने बोल दिया, आप किसी बड़े भाई बहन ने बोल दिया, आपने दयाल सिंह को 4th पे लगा दिया। डेफिनेटली दयाल सिंह कॉलेज अच्छा हो सकता है बट वो हिंदू कॉलेज या हंसराज के बाद नहीं आने वाला है और आपने उसको वहाँ पे लगा दिया। हो सकता है आपको भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके नंबर के हिसाब से वही प्रेफरेंस आपको प्रोवाइड कर दे और आपको दयाल सिंह कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, जबकि आपको हंसराज, केएमसी कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता था बट आपने दयाल सिंह ऊपर लगा दिया तो इसलिए आपको दयाल सिंह मिल जाए। तो इन चीज़ों से आपको बचना है और इस तरह से आपका जो फाइनल एडमिशन है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाएगा। तो आई गेस बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपने चीज़ें समझ ली होंगी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इनडेप्थ नॉलेज होती है। जिस तरह मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट है तो सीयूटी के अंदर कौन कौन से टेस्ट उसे देने हैं, कौन से डोमेन्स देने हैं, कौन सी लैंग्वेज देनी है, कौन सी जनरल टेस्ट देना है नहीं देना है, बहुत सारी और भी बातें होती हैं। बट हमने जो बात की इस वीडियो के अंदर वो बात की है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से डीयू के अंदर एडमिशन का क्या प्रोसेस होने वाला है। अभी जो आप फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म का आपको किस तरह से फिल करना है उसके बारे में हमने बात की है। बट अगर हम किसी दिन और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट है जो सीयूटी के बारे में, जो सीयूटी से बिल्कुल ही अनजान है, तो उसको फिर जानना पड़ेगा कि भाई कौन से डोमेन देने, कौन सी लैंग्वेज देनी है, किस कोर्स के लिए जनरल टेस्ट देना है नहीं देना है, वो हम किसी अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे। बट वो एक अलग बात होगी। ये जो बात थी ये थी सिर्फ डीयू के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कि भाई आपको फॉर्म के अंदर किस तरह से चीज़ें फिल करनी है, किस तरह से आपका फाइनल एडमिशन होने वाला है। सो बी रेडी फॉर डीयू एडमिशंस, राइट।
सो आई गेस काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी स्टूडेंट्स की, काफ़ी सारी चीज़ें पता चली होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर हम लोग अलग अलग कॉलेज के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हम लोग रिव्यूज़ करते हैं और काफ़ी बढ़िया इंसाइट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।